हेलो एवरीवन और आप सबका स्वागत है बायोलॉजी लेक्चर सीरीज में। और आज हम किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे? आज हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर में? इस लेक्चर में सबसे पहले हम ब्लड के कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि ब्लड की क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ब्लड ग्रुप किस प्रकार के होते हैं। तो ये इस चैप्टर के सब टॉपिक्स हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। फिर हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप्स। फिर हम पढ़ेंगे कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे लिम्फ का कॉम्पोजिशन क्या होता है। फिर हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, और फिर हम ह्यूमन के हार्ट के बारे में और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड की बात करते हैं। ब्लड एक क्या होता है? तो ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ये फ्लूइड होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ब्लड क्या होता है। ब्लड इज अ body fluid in humans and other animals that delivers necessary substances such as nutrients and oxygen to the cells. ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ब्लड एक फ्लूइड है जो कि ह्यूमंस में मौजूद होता है, और ये कुछ अन्य प्रकार के एनिमल्स में भी मौजूद होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है? ये न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी करता है, और इसके अलावा ये ऑक्सीजन की भी डिलीवरी करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ ब्लड के बारे में, तो ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं? पहला फंक्शन क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स से कहां तक पहुंचाता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू दी सेल्स। ठीक है, जिसकी वजह से सेल की ग्रोथ हो पाती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं विच लीड्स टू दी ग्रोथ ऑफ दी सेल्स। इसके अलावा दूसरा फंक्शन क्या होता है ब्लड का? मेजर फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हम देखेंगे कि ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट करता है ये ब्लड। ठीक है, या हम लिख सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी लिख सकते हैं। क्लियर है? हम यहां पे लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इन दोनों गैसेस की एक्सचेंज में ब्लड मदद करता है। तो जब भी आप जो एयर है वो इनहेल करते हैं, ठीक है, उसके साथ ऑक्सीजन भी आप इनहेल करते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन है फाइनली ब्लड में मिक्स हो जाता है, और ब्लड से फिर ये टिश्यूज में जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है? जो भी रेस्पिरेशन के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो फिर द्वारा ब्लड में चली जाती है, और वो फिर माउथ के द्वारा वो आप उसको एक्सपायर कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो एयर होती है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है वो माउथ के द्वारा, ठीक है, एंटर करती है किसमें? लंग्स में। अब लंग्स में मौजूद होते हैं एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज में क्या होगा? ब्लड होगा। तो ये जो एयर जिसमें ऑक्सीजन है वो फाइनली पहुंचती है ब्लड में। ठीक है, तो ऑक्सीजन इट फाइनली रीचेस द ब्लड। ठीक है, एंड फ्रॉम द ब्लड इट इज ट्रांसफर्ड टू द टिश्यू। ठीक है, बाय द सिंपल प्रोसेस नोन एज डिफ्यूजन। तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में मिक्स होती है, और ब्लड से फिर वो टिश्यूज में, या आप कह सकते हैं सेल्स में, फिर ट्रांसफर हो जाती है बाय अ मेथड नोन एज डिफ्यूजन। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कौन सा फिनोमिना इन्वॉल्व होता है? डिफ्यूजन। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन पहुंच गई है टिश्यूज में। अब ये जो ऑक्सीजन है, तो हम दोबारा यहां से बना सकते हैं, जो टिश्यूज में जो ऑक्सीजन है ये कहां यूज होगी? ये यूज होता है फिर रेस्पिरेशन में। तो हम लिख सकते हैं दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड in the respiration process.
ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में इट यूटिलाइजेस द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का उपयोग होता है। अब रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, जैसे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल है C6H12O6, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज होता है, इसकी ऑक्सीडेशन होती है। तो अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, और इसके क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो इसके प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, इसके अलावा एटीपी की जनरेशन होती है, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है रेस्पिरेशन की। सीसी कैस्ट्यूल क्या है, ये है ग्लूकोज। तो यहाँ ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। अगर आप इसको बैलेंस करना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये एक बैलेंस्ड आपकी रिएक्शन है। क्लियर। अब रेस्पिरेशन से क्या प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये अगर ब्लड में रहेगी तो इट कैन बी टॉक्सिक, तो हमें इस कार्बन डाइऑक्साइड को अब एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो क्या होता है अब टिश्यूज में देयर इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नाउ, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड में डिफ्यूज करती है। यहां पे कौन सा प्रोसेस होगा, डिफ्यूजन। तो आपको ध्यान में रखना है, डिफ्यूजन की वजह से गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो टिश्यूज में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी अब ये ब्लड में चली जाएगी, फिर ब्लड में ये कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है, ठीक है। यहां पे ब्लड में जो ऑक्सीजन थी वो टिश्यूज में पहले जाती है, अब टिश्यूज में रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। अब रेस्पिरेशन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड में चली जाएगी, एंड देन इट विल बी एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब यहां पे जो ऑर्गन इन्वॉल्व होता है वो होता है लंग्स। तो लंग्स आर इन्वॉल्व इन द एलिमिनेशन ऑफ द व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने में लंग्स मदद करता है, ठीक है। इसके अलावा ये ऑक्सीजन को इनहेल करने में भी मदद करता है, ठीक है। क्लियर है। अब आपको पता चला कि ब्लड का क्या फंक्शन होता है। पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिसकी वजह से सेल की ग्रोथ होती है, और दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, ठीक है। अब ये कैसे होता है, डिफ्यूजन की वजह से। अब डिफ्यूजन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ये होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हाउ कैन वी डिफाइन डिफ्यूजन, ठीक है। इट इज द ट्रांसफर of the molecules from a region of higher concentration to lower concentration, ठीक है। इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। आइए हम बैक अब अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं। अब इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसफर के अलावा और गैसेस के एक्सचेंज के अलावा ब्लड का क्या फंक्शन है, इट आल्सो ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट अवे फ्रॉम दीज सेल्स। तो अब रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनी तो इसकी एलिमिनेशन भी करता है ब्लड, और इसके अलावा, ठीक है, देयर लॉट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस दैट इज गोइंग ऑन विद इन द सेल्स, यानी कि बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं सेल्स में। तो हम लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिज्म की वजह से बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि काफी टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। अब इनकी एलिमिनेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये भी जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये सारे ब्लड में मिक्स हो जाते हैं और फिर ये बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा यूरिन फॉर्मेशन में जो ब्लड से जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है। तो आपने पढ़ा होगा, जब आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, वहां पे ब्लड पहले एंटर करता है, ठीक है, और जो वो फिर
जो ग्लोमेरुलस है, ठीक है, जो कि बोमेन्स कैप्सूल में होता है, उसमें फिल्ट्रेशन होती है और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सारा बोमेन्स कैप्सूल में चला जाता है, फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, फिर डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल और फाइनली, ठीक है, वो यूरिन बनाता है। ठीक है? तो फंक्शंस क्या हो गए दोबारा से हम देख लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालने में ब्लड मदद करता है। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में। कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के? तो पहला कंपोनेंट होता है प्लाज्मा और दूसरा कंपोनेंट होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है? सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड क्या है? एक विशेष प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। क्या हम इसको ये भी लिख सकते हैं? इट इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता क्या है? अब ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? सारे सेलुलर कंपोनेंट्स। ऑल दी सेलुलर कंपोनेंट्स कम अंडर दी फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब ये सेलुलर कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं या फॉर्म्ड एलिमेंट्स किस किस प्रकार के होते हैं? ये हो सकते हैं आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, फिर डब्ल्यूबीसीज, ठीक है, और इसके अलावा ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये तीनों मिला के बनाते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्लियर? अब हम बात करते हैं प्लाज्मा की। सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में हम चर्चा करते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। अब जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा इज अ straw colored viscous fluid consisting nearly 55% of the blood। ठीक है, तो प्लाज्मा, ठीक है, काफी विस्कस फ्लूइड है और ये ब्लड का 55% होता है। ठीक है, ब्लड, ठीक है, अब समझ में आया। 55% ऑफ द ब्लड जो होता है वो होता है प्लाज्मा। ठीक है, अब प्लाज्मा में जो पानी की मात्रा कितनी होती है? 92% ठीक है, तो प्लाज्मा ज्यादातर वाटर ही होता है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें कुछ प्रोटीन्स भी मौजूद होते हैं और प्रोटीन्स की मात्रा कितनी होती है? 6 to 8%। ठीक है, तो प्लाज्मा बेसिकली किसका बना होता है? ज्यादातर ये वाटर का बना होता है। तो मेजर कंपोनेंट इज वाटर विच इज अराउंड 90 to 92%। एंड दूसरा जो कंपोनेंट है वो कौन सा होता है? कुछ इसमें प्रोटीन्स भी मौजूद होते हैं। प्रोटीन्स के अलावा कुछ और इसके कंपोनेंट्स भी मौजूद होते हैं, पर मेजर ये दोनों है, वाटर और प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कितने होते हैं? 6% से 8% के अराउंड। ठीक है, तो ये दोनों मेजर कंपोनेंट्स होते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं प्लाज्मा के। इसके अलावा प्लाज्मा में एंटीबॉडीज भी मौजूद होती हैं, ठीक है, जो कि एक प्रकार के आप कह सकते हैं प्रोटीन्स ही हैं। अब प्लाज्मा में किस किस प्रकार के प्रोटीन्स मौजूद होते हैं? व्हाट आर द मेजर प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा? ठीक है, तो फाइब्रिनोजेन, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, ये प्रेजेंट होता है इसमें। हम ब्लड क्लॉटिंग के बारे में भी बाद में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड। तो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है ये। फिर ग्लोबुलिन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। फिर एल्ब्यूमिन्स, एल्ब्यूमिन भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन कौन बनाता है? वैसे तो एल्ब्यूमिन बनाता है लिवर। लिवर इज द सोर्स ऑफ एल्ब्यूमिन। तो ये सारे जो मेजर प्रोटीन्स होते हैं, ये सारे जो ह्यूमन होता है उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और फाइब्रिनोजेन ये ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। ठीक है, अब फाइब्रिनोजेन मैंने आपको बताया, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द क्लॉटिंग और द कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड। ठीक है, ब्लड को की कोएगुलेशन में मदद करता है। जब जब भी आपको कोई भी स्किन को डैमेज होता है तो वहां से ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जो ब्लड फ्लो रुकता क्यों है? बिकॉज ऑफ द कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड। तो एंटायर एक कैस्केड वहां पे मौजूद होता है, एंटायर मैकेनिज्म है कि कैसे वो ब्लड क्लॉट बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्लोब्युलिन्स की। तो ग्लोब्युलिन्स प्राइमरली आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी एंड द एल्ब्यूमिन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक है, तो ग्लोब्युलिन्स का क्या रोल होता है? ग्लोब्युलिन्स ये डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और एल्ब्यूमिन्स दे हेल्प टू मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस।
ठीक है, तो एल्ब्यूमिन अगर कम होगा तो बॉडी में स्वेलिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो ये मेंटेन क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा में किस किस प्रकार के मिनरल्स होते हैं। तो दो मेजर कंपोनेंट्स क्या थे प्लाज्मा में, पहले तो वाटर, दूसरा होता है प्रोटीन, और तीसरा है कुछ प्रकार के मिनरल्स भी मौजूद होते हैं प्लाज्मा में। ठीक है, तो किस प्रकार के मिनरल्स, प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड आयन। ठीक है, इसके अलावा इस प्लाज्मा में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स भी मौजूद होते हैं। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑल। ठीक है, तो ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स भी मौजूद होते हैं प्लाज्मा में, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में। तो ब्लड में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो द फैक्टर्स फॉर कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दी प्लाज्मा। तो हम प्लाज्मा के कंपोनेंट्स के बारे में ही अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स मौजूद होते हैं प्लाज्मा में जिसको हम बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स, और ये फैक्टर्स जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सम क्लॉटिंग फैक्टर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, अब सीरम क्या होता है। ठीक है, अ प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर्स इज नोन एज सीरम। अगर हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दें तो उसको हम बोलते हैं सीरम। ठीक है, तो सीरम में ब्लड क्लॉट करने की जो एफिशिएंसी है, ठीक है, या कैपेबिलिटी है, वो नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स ही मौजूद नहीं है। ठीक है, क्लियर। अब दूसरा कंपोनेंट क्या था ब्लड का, फॉर्म्ड एलिमेंट। तो पहला था प्लाज्मा जिसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, और दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट। तो प्लाज्मा के हम दोबारा कंपोनेंट्स हम समराइज कर देते हैं। प्लाज्मा में क्या क्या मौजूद था, प्लाज्मा पहले तो वाटर मौजूद था। ठीक है, 90 टू 92% जो होते हैं वो होता है वाटर। इसके अलावा इनमें प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। अब प्रोटीन्स किस किस प्रकार के मौजूद होते हैं, फाइब्रिनोजेन, ठीक है, फाइब्रिनोजेन, फिर होता है ग्लोब्यूलिन, और फिर होता है एल्ब्यूमिन। तो ये तीनों मेजर प्रोटीन्स होते हैं जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, और ये कितने 6 से 8% होते हैं। इसके इसके अलावा क्या क्या मौजूद होता है इसमें, इसके अलावा मौजूद होते हैं इसमें मिनरल्स, और इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। और इसके अलावा इनमें ग्लूकोज मौजूद होते हैं। ठीक है, कुछ अमीनो एसिड्स भी मौजूद होते हैं। और क्या मौजूद होते हैं इसमें, क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स भी मौजूद होते हैं। एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज भी प्लाज्मा में मौजूद होती हैं। ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में, यानी कि सेलुलर कंपोनेंट्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स क्या होता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट्स क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो कि डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बॉडी को। अब प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स भी मौजूद होते हैं जो कि क्लॉटिंग में मदद करते हैं। इट हेल्प्स इन दी क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। अभी जो फॉर्म्ड एलिमेंट है, दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। ठीक है, तो प्लाज्मा कितना था, प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट 55% ऑफ द क्या, ऑफ द ब्लड, वेयर एज दिस फॉर्म्ड एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट कितने, 45% ऑफ द ब्लड। तो टोटल मिला के 100% हो गया। ठीक है, अब ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, दे फ्लोट इन द प्लाज्मा। तो यहां पे आप एक और पॉइंट लिख सकते हैं, दीज फॉर्म्ड एलिमेंट्स दे फ्लोट इन द प्लाज्मा। या ये जो सारे सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं,
दे फ्लोट इन दी प्लाज्मा। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं हम अब। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं किस किस प्रकार के फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अब। ठीक है, आने वाली स्लाइड्स में। पहले होते हैं आरबीसीज, इसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स। फिर हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग प्रकार के सेल्स हैं, इसेनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो अब ये सारे क्या हैं, डब्ल्यूबीसी। तो आपको मैंने 3 कंपोनेंट बताए थे, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, और क्या थे, प्लेटलेट्स। तो ऐसे दिखते हैं सेल्स, आप देख सकते हैं बीच में ये न्यूक्लियस मौजूद है, ये सारे जो हैं वो न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है सेल का। ठीक है, ये भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस आप देख सकते हैं न्यूक्लियस की शेप कैसी है यहाँ पे, तो ये भी सेल्स के न्यूक्लियस है। अब आप आरबीसीज में देख सकते हैं कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, यानी कि आरबीसीज दे आर डी न्यूक्लिएटेड, उसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। ठीक है, आइए अब हम इन सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरिथ्रोसाइट्स के बारे में, जिसे हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स और आरबीसीज। तो जो आरबीसीज होते हैं, दे आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड। ठीक है, इस सबसे ज्यादा अबंडेंट होते हैं ब्लड में। और अ हेल्दी एडल्ट मैन हैज एन एवरेज ऑफ 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो हम देख सकते हैं आरबीसीज की मात्रा बहुत ज्यादा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन दी रेड बोन मैरो इन दी अडल्ट्स। तो अडल्ट्स में जो आरबीसीज हैं वो कहां से बन रहे हैं, वो बोन मैरो से बनते हैं। ठीक है, तो बोन मैरो में डिफरेंशिएशन होती है और कुछ सेल स्पेशलाइज हो जाते हैं और वो आरबीसीज की तरह एक्ट करते हैं। अब आरबीसीज का बहुत ही एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि आरबीसीज में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, मतलब कि इट इज डिवॉइड ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ द न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड आर बायकॉन्केव इन शेप। तो इनकी शेप कैसी होती है, बायकॉन्केव। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि आरबीसीज में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। ठीक है, और इनकी शेप होती है बायकॉन्केव। मैंने आपको इसकी शेप पहले दिखाई थी उस इमेज में। अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन, जो कि कहां मौजूद होता है, एरिथ्रोसाइट्स में। तो हीमोग्लोबिन एक, ठीक है, प्रोटीन है जो कि एरिथ्रोसाइट्स में मौजूद होता है। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन का रोल क्या है, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस। तो ये ऑक्सीजन से भी बाइंड कर सकता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाइंड कर सकता है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड से भी बाइंड कर सकता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इट कैन बाइंड टू ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब आप देख सकते हैं दे हैव अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड द हीमोग्लोबिन, हेंस द कलर एंड द नेम ऑफ दीज सेल्स। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक पिगमेंट मौजूद होता है हीमोग्लोबिन, जो कि रेड कलर का होता है। ठीक है, एंड इट इज एन आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन के दो कंपोनेंट्स आप देख सकते हैं, हीम और ग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के क्या कंपोनेंट्स हैं, पहला है हीम और दूसरा है ग्लोबिन। दो कंपोनेंट्स होते हैं। ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है और हीम जो होता है उसमें आयरन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ द ब्लड। ठीक है, तो 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन मौजूद होता है एक हेल्दी इंडिविजुअल में। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है, तो ये गैसेस की, यानी कि जो मैंने आपको बताया, मोस्टली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी ये ट्रांसपोर्ट में या एक्सचेंज में मदद करता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है ये। ठीक है, तो ऐसे हम कह सकते हैं ब्लड
का रोल क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और वो बेसिकली कर कौन रहा होता है? आरबीसीज, और आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन कर रहा होता है, हीमोग्लोबिन बाइंड करता है इन गैसेस से। ठीक है, तो इस इमेज में आप हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो ये क्या है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हैं ये हीम ग्रुप यहाँ पे मौजूद है। तो हीमोग्लोबिन के मैं आपको दो कंपोनेंट्स बताए थे, हीम और ग्लोबिन। तो पहला है ये हीम ग्रुप, ठीक है, और इससे ये ग्लोबिन प्रोटीन जो है अटैच्ड होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो अल्फा चेन मौजूद है और दो बीटा चेन मौजूद हैं। ठीक है, तो ऐसा दिखता है हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, और यहाँ पे बीच में हीम ग्रुप अटैच्ड होता है। ठीक है, ये सारे हीम ग्रुप हैं। अब हम एरिथ्रोसाइट के लाइफ स्पैन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जो आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनका लाइफ स्पैन क्या होता है? 120 दिन, 120 डेज। ठीक है, और इसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये डिस्ट्रॉय कैसे होते हैं? तो पहले ये स्प्लीन में जाते हैं और स्प्लीन में फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो आरबीसीज का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज, एंड आफ्टर 120 डेज दे आर ट्रांसफर टू द स्प्लीन, और जहां पे दे गेट डिस्ट्रॉयड। तो स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। स्प्लीन को हम बोलते हैं आरबीसीज का ग्रेवयार्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं ल्यूकोसाइट्स के बारे में। तो ल्यूकोसाइट्स को हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी। अब इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ये होता क्या है। तो दे आर कलरलेस ड्यू टू द लैक ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं होता। ठीक है, एंड दे आर न्यूक्लिएटेड एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर। ठीक है, ये इनका नंबर जो है वो आरबीसी से कम होता है। ठीक है, विच एवरेजेस 6000 टू 8000 मिलियन पर क्यूबिक ऑफ ब्लड। ठीक है, तो आपने देखा था एरिथ्रोसाइट्स का नंबर कितना ज्यादा था, ल्यूकोसाइट्स का नंबर कम है। अब ल्यूकोसाइट्स दो प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, ये दो कैटेगरी में विभाजित हो सकते हैं। पहला है, ठीक है, पहले तो ल्यूकोसाइट जो होते हैं वो काफी शॉर्ट लिव्ड होते हैं, और these leukocytes can be divided into two categories, granulocytes और agranulocytes। ठीक है, तो दो कैटेगरी में विभाजित कर सकते हैं हम ल्यूकोसाइट्स को, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि ग्रेन्युलोसाइट किस प्रकार के होते हैं और एग्रेन्युलोसाइट किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, या इनमें किस किस प्रकार के सेल्स होते हैं, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स के क्या क्या कंपोनेंट थे? आरबीसीज, ल्यूकोसाइट्स और ब्लड प्लेटलेट्स। तो हमने यहाँ पे ल्यूकोसाइट शुरू किया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम अब इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप सबका इस लेक्चर को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में।